हेलो बच्चों, स्वागत है आपका परम की पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये चैप्टर जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ये बाकी के चैप्टर को पढ़ने के लिए उनके लिए बेस की तरह काम करेगा। बिल्कुल फंडामेंटल चैप्टर है और आगे आने वाली केमिस्ट्री को आपको ये बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हमें स्टार्टिंग में देखना है कुछ इंट्रोडक्शन, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और उससे रिलेटेड कुछ एसआई यूनिट के बारे में। देन इसके बाद हम आगे की कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Chemistry deals with the composition, structure and properties of matter. केमिस्ट्री मेनली किसी भी मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के डील करता है। और इन एस्पेक्ट को हम और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब हम मैटर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। अच्छा, इन एटम और मॉलिक्यूल जो है वो मैटर का फंडामेंटल पोर्शन होता है। इसीलिए हम केमिस्ट्री को एटम्स एंड मॉलिक्यूल का भी साइंस बोलते हैं। जब हम केमिस्ट्री में और आगे बढ़ते हैं और हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, हमने जब यूनिवर्स के बारे में बात किया तो एनर्जी और मैटर, ये दो बातें हमारे सामने आती हैं। अच्छा, एनर्जी के बारे में आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, E = mc²। जबकि जब हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं तो मैटर के बारे में स्टडी केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाएगी। अब उसमें हम क्या करेंगे, मैटर के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। उस कंपोजिशन में एटम और मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं ये हम इसमें देखने वाले हैं। अब इसके बाद जब केमिस्ट्री को स्टार्टिंग में देखा गया, बॉर्न ऑफ केमिस्ट्री मेनली दो फैक्टर की वजह से हुआ था। सबसे पहले बताया जाता है कि फिलोसफर स्टोन और देन एलेक्सर ऑफ लाइफ। फिलोसफर स्टोन क्या है, जिसे पारस के नाम से जानते थे। और इसके बारे में ये बात फेमस है कि ये जितने भी बेसर मेटल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनको ये गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। फिलोसफर स्टोन के पास इतनी पावर है कि ये बेसर मेटल को क्या कर सकता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरी बात थी एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में, कि ये लाइफ को इमोर्टैलिटी प्रोवाइड कर सकता है, विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। ये मान्यता भी इस तरीके से इसलिए आई क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे जब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो कुछ जड़ी बूटी, औषधि या केमिकल्स का जो भी यूज करते थे, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो लोगों को लगता था कि भविष्य में अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई, तो हम इन मेडिसिन के थ्रू ही ठीक हो सकते हैं, यानी हम इमोर्टल भी हो सकते हैं। ऐसा उनके मन में धारणा जागृत हुई, जो कि बाद में जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और केमिस्ट्री में कुछ और बातें जब हम आगे बढ़ते हैं तो एंशियंट इंडिया में कुछ और भी बातें जो कि देखी गई। पीपल इन एंशियंट इंडिया ऑलरेडी हैज द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमिना मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक ऑफ लाइफ। एंशियंट इंडिया में लोगों को साइंटिफिक फिनोमिनन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। मॉडर्न साइंस के बारे में उन्हें बहुत पहले ही अच्छा खासा नॉलेज था, जिसको वो अपने लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया करते थे। और ये भी माना जाता है कि एटम के बारे में जो डिस्कवरी हुई थी, स्टार्टिंग में हमारे एक इंडियन ऋषि थे जो कि ऋषि कणाद के नाम से फेमस थे, उन्होंने किया था। और बाद में जब प्रैक्टिकली देखा गया तो जो हम केमिस्ट्री 200 से 250 साल पुरानी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें बताया गया कि डॉल्टन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के बारे में डिस्कवरी किया था।
और वर्ल्ड के जो फर्स्ट केमिस्ट हैं वो भी हमारे इंडियन ही हैं, जिनका नाम है नागार्जुना, जो कि केमिकल लेबोरेटरी में रिएक्शन वगैरह परफॉर्म किया करते थे। और आगे हमने देखा कि जो केमिस्ट्री है इसका डेवलपमेंट मेनली एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्म में हुआ था ड्यूरिंग 1300 टू 1600 सी। अच्छा, एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मान्यताओं के आधार पर ही था, जिसमें जैसे कि हमने देखा फिलोसफर स्टोन और एलेक्जार ऑफ लाइफ के बारे में, एल्केमी में इन्हीं के बारे में स्टडी किया जाता था। इसके बाद जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री Modern chemistry took shape in the 18th century Europe after a few centuries of alchemical traditions which were introduced in Europe by the Arabs. मॉडर्न केमिस्ट्री मेनली 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया। कई सालों तक हमने एल्केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एल्केमिकल ट्रेडिशन को फॉलो किया। उसके बाद अरब के द्वारा यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया। जब मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में पता लगा तो इसको और आसानी से समझने के लिए केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और ये 3 पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। जब इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो केमिस्ट्री को समझना और भी आसान हो गया। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें मेनली हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें मेनली स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारी आती है तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑल अदर एलिमेंट्स, जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, एलिमेंट की बात से एक बात आपको और बता दूं कि जो एलिमेंट्स हैं अभी तक टोटल 118 एलिमेंट के बारे में डिस्कवरी हो चुकी है, और इन 118 एलिमेंट में को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड, इन 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो मेटल हैं वो टोटल 90 मेटल हैं, और नॉन मेटल हैं 22, और मेटलॉयड हैं 6। तो अभी तक 118 एलिमेंट हमें पता है, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। मेटल है 90, नॉन मेटल 22, और बाकी बचे जो 6 है वो मेटलॉयड है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और बातें हैं केमिस्ट्री के बारे में जो बताई गई हैं। जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में अब देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो मैटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यूनिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स को 2 पार्ट का क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया, मैटर और एनर्जी के फॉर्म में, जिसमें हमें मैटर और एनर्जी के बारे में बताया गया। तो मैटर क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। The thing which occupies space and having mass, which can be felt by our 5 senses, is called matter. Matter is further classified into 2 categories. ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें कुछ मास होता है, जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, उसे मैटर कहा गया। अब इस मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल 2 तरह से किया गया, जिसमें सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो मैटर के 5 पार्ट बताए जाते हैं, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 आपके सिलेबस में है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट,
इसे आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैटर को अभी 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें सॉलिड क्या है, सॉलिड के बारे में देखिए, इसका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है, और इनके मॉलिक्यूल के बीच में गैप बहुत कम होता है, यानी मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं इनके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जबकि जो लिक्विड और गैस है ये फ्लूइड होते हैं। अब ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है और शेप भी, और जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता, इसका शेप फिक्स नहीं होता, जिस भी हम कंटेनर में इसको रखते हैं उसका ही शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है जबकि शेप फिक्स नहीं होता, और इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है वो सॉलिड के कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी सॉलिड के कंपेरिजन में कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका गैसेस के बारे में। इसका नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और इनके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होता है। बाकी आपके दो और हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसके बाद फर्दर हमने मैटर के बारे में देखा, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर किया गया। क्लासिफिकेशन में मैटर को दो तरह से देखा गया केमिकल क्लासिफिकेशन में: प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस मेनली रेशियो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कंपोनेंट इज कांस्टेंट। प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है कि जो मासेस का रेशियो है किसी भी कंपोनेंट्स में वो कांस्टेंट रहता है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस हैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, निकल, सोडियम एक्सेट्रा। बाकी जितने भी आपको एलिमेंट्स के बारे में पता है वो सभी प्योर सब्सटेंसेस हैं। और कंपाउंड के बारे में कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एग्जाम्पल के तौर पर H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तरह के एटम हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल हो गए कंपाउंड के। इसके बाद मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसका जो दूसरा पार्ट है वो मिक्सचर। अब मिक्सचर को अभी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में क्लासिफाई किया: होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम वाटर ले लेते हैं और सॉल्ट ले लेते हैं, इनको जब हम मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो ये जो मिक्सचर तैयार होगा ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्योंकि आप अगर इनका सॉल्यूशन तैयार कर लेते हो, मिक्सचर तैयार कर लेते हो, इसके बाद अगर वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, इसको आप किसी भी पॉइंट पे टेस्ट करो तो सेम टेस्ट रहेगा हर एक प्लेस पर। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो H2O प्लस सॉल्ट ये एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। इसके बाद नेक्स्ट मिक्सचर का टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें थ्रू आउट द मिक्सचर डिफरेंट कंपोजिशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं ऑयल और वाटर का मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी में अगर देखा जाए तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे होता है। तो ये इस तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने अभी देखा
मैटर के बारे में, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में देखा, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंस में है आपके एलिमेंट और कंपाउंड्स, और मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गैसेस, लिक्विड सॉल्यूशन, अलॉयस, एटमॉस्फेरिक एयर, ये सभी नियरली होमोजीनियस मिक्सचर माने जाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे सैंड और वाटर, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखा जाता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड, इन दोनों में ही अलग अलग तरह के एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट व्हाइल मिक्सचर डज। कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट, कंपाउंड अपने कंपोनेंट के बारे में उसकी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी को नहीं बताता। जबकि मिक्सचर जो है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में भी हमें बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड है, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो उसमें हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में अलग अलग पता थोड़ी ना लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं लगेगा, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पता लगेगा। जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो पानी बन गया वाटर, हमें वाटर के बारे में पता लगता है ना, उसमें अलग अलग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी ना पता लगता है। लेकिन अगर आप वाटर और शुगर को मिक्स करो, वाटर को और शुगर को मिक्स करो, ये एक मिक्सचर है, तो इसमें हमें शुगर का, वाटर और शुगर को मिक्स करने पर एक सॉल्यूशन बन गया, एक मिक्सचर बन गया, जिसमें हमें शुगर का टेस्ट पता चलता है। वाटर का, वाटर और शुगर के बारे में हमने जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमें शुगर का टेस्ट उसमें पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, इसका टेस्ट चेंज हो गया है। वाटर जो है वो शुगर की वजह से इसका टेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो वो अपने कंपोनेंट की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, आपने जितनी भी बातें, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक देखे, इससे रिलेटेड कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल ऑप्शंस हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपने अभी देखा कि रूम टेम्परेचर पर अगर मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था, तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही थे, और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी है, इसीलिए ये तीनों तो इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो आपने देखा कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, तो दोनों ही सही है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन को देख देखना है, फिर इसके बाद हम अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आगे के जो भी टॉपिक हैं वो सभी काम आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है। ऑप्शंस हैं वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, नन ऑफ दिस। तो वाटर और सैंड तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, वाटर और ऑयल भी मिक्स नहीं हो सकता, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जबकि आपने देखा है कि वाटर और एल्कोहल को अगर हम मिक्स करें तो ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इस तरह से ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, प्रोड्यूसर गैस, सीमेंट एंड मार्बल। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसका आंसर समझने के लिए हम
ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन होता है, तो ये तो प्योर सब्सटेंस है, हमें कंपाउंड के बारे में पता लगाना है। सीमेंट, इसमें भी कई कंपोनेंट होते हैं, ये भी एक मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, ये एक मिक्सचर है। सीमेंट में मिक्सचर है तो हमें इसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पता लग सकता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसीलिए ये कंपाउंड नहीं होगा। और प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस में भी अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, और भी दूसरी गैसेस जो है मिक्स होती है, इसलिए प्रोड्यूसर गैस भी क्या है बेटा? मिक्सचर। और सीमेंट भी मिक्सचर है, प्रोड्यूसर गैस भी मिक्सचर है, और ग्रेफाइट प्योर सब्सटेंस है। हमें कंपाउंड के बारे में पता लगाना है, तो जो मार्बल है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू? आपके ऑप्शंस हैं, एन एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, अ कंपाउंड कैन बी decomposed into its components, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस, ऑल ऑफ दीज। तो जितने ऑप्शंस आपने देखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एन एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। हाँ, किसी भी एलिमेंट के अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो वो एक ही तरह के एटम को कंसिस्ट करता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आपने हाइड्रोजन ले लिया, अब हाइड्रोजन में आप इसके हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ये जितने भी एटम हैं इनके प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम पता लगाएं तो सबकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगी। लेकिन अगर एक दूसरा एलिमेंट हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब ऑक्सीजन के भी एटम्स को हम ड्रॉ करते हैं, तो ऑक्सीजन के जो एटम्स है इनके प्रॉपर्टी तो आपस में सेम होगी, लेकिन जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को कंपेयर करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। ऑप्शन बी के बारे में बात करें, अ कंपाउंड कैन बी डीकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट। हाँ बिल्कुल, किसी भी कंपाउंड को हम उसके कंपोनेंट में डीकम्पोज तो कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में डीकम्पोज करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। हाँ, जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है वो तो सॉल्यूशन ही होते हैं ना। जैसे आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया था, एक अच्छा एक सॉल्यूशन बन गया था, और सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स किया तो ये भी एक सॉल्यूशन बना था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑल ऑफ दीज करेक्ट। जिसमें क्वेश्चन क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू? तो ये जो तीन ऑप्शन है ऊपर के, ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इतना बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने के बाद हम मैटर की प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड मेजरमेंट्स के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, इनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पर देखते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, इनके बारे में हम इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर देखते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा कि जो कंपाउंड है, जो मैटर है, उसको फिजिकली क्लासिफाई किया गया, उसका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या देखा कि जो मैटर है उसका कंपोजिशन कैसा है, किस तरह से वो उसका कंपोजिशन तैयार किया गया है, कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी क्या है, किस तरह से
वो रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्शन है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ और बातें हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बिना उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हुए। उसके कंपोजिशन में हम चेंज को देखते हैं। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। जबकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसमें केमिकल चेंज अकर होता है उस सब्सटेंस में, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। तो ये आज हमने देखा केमिस्ट्री में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें आपने स्टार्टिंग में देखा था इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। इसके बाद हमने मैटर के बारे में देखा, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो एंशियंट इंडिया में या प्राचीन टाइम में जो माने जाते थे उनके बारे में आपने देखा। देन केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। उसके बाद हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपने प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, और मिक्सचर और कंपाउंड में आपने डिफरेंस को भी देखा। उसके बाद कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसके बाद हमने मैटर की प्रॉपर्टी और उनके मेजरमेंट के बारे में देखा। तो आज की क्लास में हमने कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। इसके बाद हम अगली क्लास में इस चैप्टर के जो बेसिक यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, जो कि ये टॉपिक आपका फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो दोनों सब्जेक्ट के इस इंपॉर्टेंट पोर्शन को हम केमिस्ट्री में कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और एक बात और, आप लोगों को आज की क्लास में जो भी बातें बताई गई उनमें आपको क्या समझ में आया, और कुछ ऐसी बातें जो आपको अगर समझ में नहीं आई हैं तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसको मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।